को प्रणाम करती हूँ। मैं आज कोई भी कविता सुनाने से पहले कुछ 2-3 बातें आपसे करना चाहती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जो मेरी छात्राएं स्टेज के पीछे भी हैं, वो सजने संवरने में लगी होंगी, मुझे पता है, लेकिन मेरी आवाज अगर वो सुन रही हो तो 10 मिनट कुछ महत्वपूर्ण बात मैं उनसे करना चाहती हूँ। आज मैं आपको 2-3 शब्दों में 2-3 वाक्यों में ये बताऊंगी कि इस परिवार से मैंने क्या सीखा, मैंने साकेत परिवार से क्या सीखा। मेरे जीवन के जो प्रेरणा स्रोत रहे वो मेरे साकेत परिवार, मेरे माता पिता और मेरे ईश्वर। सबसे पहले साकेत परिवार पर आते हैं। जैसे मुझे सर का फोन आया कि बेटा तुम कहाँ हो, हम 12 तारीख को वार्षिकोत्सव कर रहे हैं। आप यकीन मानिए 11 तारीख को मेरी फ्लाइट थी। मैंने जैसे ही सुना कि 12 तारीख को साकेत में प्रोग्राम होने वाला है तो मैंने कहा ये फ्लाइट तो मैं फिर कभी चढ़ जाऊंगी, पैसे तो मैं फिर कभी कमा लूंगी, लेकिन ये जो अवसर है ये मुझसे अगर छूट गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। और इस साकेत परिवार से जो मैंने सीखा, ऊपर आप देख रहे हो ये लोगो लगा हुआ है कि हम भी रोज उदय हो सूर्य की तरह दूसरों की सेवा में। हमने इस साकेत परिवार से विनम्रता सीखी है, हमने इस साकेत परिवार में झुकना सीखा है, और जो व्यक्ति झुकना सीख जाता है वो आज आसमान छू लेता है। ये मेरा अनुभव रहा है। इस साकेत परिवार से जो मैंने सीखा कि जिंदगी को चलाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला होता है तन, दूसरा होता है मन और तीसरा होता है धन। आज हम सभी दौड़ती भागती जिंदगी में धन को केंद्रित करते हैं, लेकिन अगर हम 33% अपने तन को दें, हम साकेत परिवार में मैंने देखा कि यहाँ पर पीटी करवाया जाता है, खेल करवाया जाता है। उस तन पे हमने मेहनत की, जिस तन की वजह से हम आज कोई भी कार्य करने में सफल हो पाते हैं। और 33% जो होता है वो हमारा मन होता है। हमें प्रार्थनाएं सिखाई गई, हमें ईश्वर को याद करना सिखाया गया, हमें साईं बाबा के प्रति आस्था पैदा की गई। और तीसरा जो आता है वो आता है धन। जब तन और मन दोनों मिल जाता है तो धन अपने आप आता है। हमें धन के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। आप तालियां बजा के थोड़ा जोरदार बजाइए, मुझे लगे कि मैं जिंदा लोगों के बीच में, जिंदा दिल लोगों के बीच में बैठी हुई हूँ। अभी भी कुछ हाथ खामोश है, लेकिन मुझे पता है जब मैं कविता सुनाऊंगी तो आप अपनी तालियां रोक नहीं पाएंगे। और दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रख रही हूँ। दूसरी बात यह है कि आज के 8-10 साल पहले जब कवि सम्मेलनों में सक्रिय हुई थी तो कुछ ऐसी बातें मुझे सुनने को मिली, कुछ ऐसी आलोचनाएं सुनने को मिली, जिससे मुझे लगा कि मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये कवि सम्मेलन, ये कविताएं छोड़ देनी चाहिए। और मैं घर बैठ गई। मेरे पिताजी परेशान हो रहे थे कि कविता क्यों नहीं कर रही है, परेशान क्यों है। वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करते रहे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने मुझे जो संदेश दिया वो संदेश महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैंने इतनी भूमिका बनाई है। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में 2 तरह के बीज होते हैं बेटा, जो धरती के अंदर होते हैं। एक बीज होता है जो धरती के अंदर सुषुप्त अवस्था में पड़ा होता है, जो आराम से सोता है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, उसका जीवन बहुत आनंद में बीतता है। एक दूसरा बीज होता है जो सीना चीर के, जो धरती फाड़ के बाहर निकलता है। कभी उसे तूफान का सामना करना पड़ता है, कभी उसे बारिश का सामना करना पड़ता है, कभी उसे खाद नहीं मिलती, थोड़ा बड़ा होता है तो कभी उसे बकरी चढ़ जाती है। लेकिन जब इन सभी चीजों को वो झेल लेता है तो एक वटवृक्ष तैयार होता है, वो एक बरगद तैयार होता है। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा जीवन उस बीज की तरह हो जो आराम से घर में शॉल ओढ़ के जिंदगी वो बीत जाए, तो तुम बिल्कुल कवि सम्मेलन मत करो, बिल्कुल कविता छोड़ दो। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम एक बरगद की तरह इस देश में मिसाल कायम कर सको तो तुम्हें ये आलोचनाएं सुननी पड़ेगी, ये तुम्हें मजबूत बनाएंगे। उस दिन से मैंने ये निर्णय किया कि मेरे जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाए, मैं अपने कवि सम्मेलन, अपनी कविता, अपनी कलम की धार को नहीं छोड़ूंगी। जब मैं कभी बेटियों के लिए कोई भावुक कविता पढ़ दिया करती थी तो बड़ी मैं मुझे बहुत डांटती थी, कहती थी क्या तुम बच्चियों को इतना मायूस करने वाली कविता पढ़ती हो। हमारी बच्चियां इस देश की झांसी की रानी है, हमारी बच्चियां इस देश की पद्मिनी है, हमारी बच्चियां इस देश की हाड़ी रानी है। और तब से मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जोश भरने
वाली कविताएं पढ़ूंगी, मैं प्राण फूंकने वाली कविताएं पढ़ूंगी। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं उन अभिभावकों से कहना चाहती हूँ। अक्सर आप देखते होंगे, आप अपने घर में भी करते होंगे, मैं बहुत अनुरोध से ये बात आपसे कह रही हूँ, हालांकि मुझे हक नहीं है कहने का, लेकिन एक बच्ची होने के नाते मैं आपसे ये अनुरोध कर रही हूँ कि अगर आपका बच्चा आपसे कहे कि पापा मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, पापा मैं चांद पर चढ़ना चाहता हूँ, पापा मैं मंगल पर चढ़ना चाहता हूँ, वो चाहे बेटा हो या बेटी, आप सीना ठोक कर कहिए बेटा तू प्रधानमंत्री भी बन सकता है, तू चांद पर भी जा सकता है, तू मंगल पर भी जा सकता है। ये जब हौसला किसी अभिभावक में आ जाएगा, जब किसी बच्चे में यह हौसला आ जाएगा, तो आप में से ही कोई पत्नी निकलेगी, कोई मदर टेरेसा निकलेगी और कोई चालू बन के निकलेगी, कोई बबीता फोगाट बन के निकलेगी। और जिसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, मेरा असली परिचय जो मेरी कविता है, मेरे बहुत सारे माननीय लोग उपस्थित हैं, आर शेखर भैया बहुत दूर से आए हैं, चंद्रशेखर खान जी आए हुए हैं और दयाराम मोहन रत्नी जी आए हुए हैं और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, सभी को सम्मिलित करते हुए एक बार तालियां बजाइए तो मैं एक कविता आपको सुनाऊं। जोरदार कीजिए जितने भी लोग बैठे हुए हैं। चूंकि ये विद्यालय है और जब मैंने कलम की परिभाषा को समझा कि कलम का क्या महत्व है, तो मैंने कलम की कविता लिखी, सुनिएगा कि कलम हमारी बलिदानों की पावन पुण्य कहानी है, कलम हमारी बलिदानों की पावन पुण्य कहानी है, कलम हमारी सावरकर जी वाला काला पानी है, कलम हमारी मीराबाई और चंद्रपताई है, कलम कबीरा के दोहे है, तुलसी की चौपाई है। कि नमन कलम का कंस मारने वाले कृष्ण कन्हई को, नमन कलम का कंस मारने वाले कृष्ण कन्हई को, शीश झुकाती कलम हमारी कौशलेश रघुराई को, लहू पिलाती हूँ इसको मैं ताकि लिखे निर्भय होकर, सच्चाई की राह चले ये तेवर में हिम्मत होकर, कलम चले तो भारत माँ के, उठाइए अपने दोनों हाथ, अभी नहीं, कलम चले तो भारत माँ के वीरों का गुणगान लिखे, स्वाभिमान के साथ सदा ये जय जय हिंदुस्तान लिखे। अंधकार से कलम लड़ी है दिनकर की अभिलाषा में, अंधकार से कलम लड़ी है दिनकर की अभिलाषा में, प्राणों में आशा फूकी है इसने घोर निराशा में, हारा हुआ सोचता है बस हिम्मत का घट बीत गया, लेकिन कलम चली तो फिर हारा योद्धा भी जीत गया। कि पृथ्वी राज याद हो तुमको जिसका तेवर चौहानी, आंख फोड़ दी थी गौरी ने करके अपनी मनमानी, मत चुके चौहान चंद्रपताई ने उच्चारा था, इसी लेखनी ने गौरी को कजरी खुद कर मारा। कि कलम चले तो कहां कहां कैसे कैसे प्रतिमान लिखे, कलम चले तो कहां कहां कैसे कैसे प्रतिमान लिखे, स्वाभिमान के साथ सदा ये जय जय हिंदुस्तान लिखे। कि कलम चले तो प्राणों में भी शौर्य शक्ति भर देती है, कलम चले तो प्राणों में भी शौर्य शक्ति भर देती है, पर्वत को राई राई को भी पर्वत कर देती है, कलम चले अज्ञान सरीखे सब बंधन कट जाते हैं, मोह और माया की आंखों से पर्दे हट जाते हैं, बिना कलम के अपनी क्षमता का आभास नहीं होता, बिना कलम के दुनिया में कोई इतिहास नहीं होता। कि कलम उठाकर, अपनी तालियां उठाइएगा, कलम उठाकर भटके को भी लक्ष्य दिखाना पड़ता है, कलम उठाकर भटके को भी लक्ष्य दिखाना पड़ता है, मोह त्याग कर अर्जुन को गांडी उठाना पड़ता है। कि कलम चले तो मानवता ही गीता जैसा ज्ञान लिखे। और विदाई दे दीजिएगा, मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा कि कलम चले तो मानवता ही गीता जैसा ज्ञान लिखे, स्वाभिमान के साथ सदा ये जय जय हिंदुस्तान लिखे।